अमेरिका से चढ़ाई। Is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. लोकतंत्र की लड़ाई। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए, वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। चुनाव आयोग तक आई। अगर कुछ जमीन की बात करते हो सकता है कि वो हमें इलेक्शन कमीशन से उनके बातचीत हो रहे हैं जयशंकर जी की, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीतेगा। विपक्षी एकता की दुहाई। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। जो परिवारनिष्ठ पार्टियां हैं वहां कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2024 की लड़ाई वाया अमेरिका इस बार लड़ी जा रही है और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार अमेरिका में बैठकर हमला कर रहे हैं। अब इस पर बीते दिन पहली बार देश वापस लौटने के बाद देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता ही आज सवालों के घेरे में है, लेकिन साथ ही वो ये भी बोल गए कि 24 के चुनाव में तो हम ही जीतेंगे। अब अधीर रंजन चौधरी ने इस पर अलग एंगल दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से उनकी बात चल रही होगी, तभी उन्हें पता है वोटिंग के पहले कि कौन जीतने वाला है 24 में। ये बीजेपी की डेमोक्रेसी है। अब इसी पर ये पूरी जंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे को एकजुट करने की कोशिशें तेज है। पटना में 23 जून को तमाम विपक्षी पार्टियां जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी भी खुद शामिल होने वाले हैं। अब देखिए जंग किस तरह से लड़ी जा रही है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की खिलाफत बंद कीजिए अगर आपको बीजेपी को हराना है। वहीं नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, वैसे ही मोदी का रथ नीतीश रोकेंगे। फेविकॉल का गठजोड़ हो पाएगा विपक्ष में। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 24 के चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी के, तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के और साथ ही मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चले, ये रिपोर्ट। I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. अमेरिका में राहुल के बयानों पर घमासान मचा है। उन्हें देश के मान सम्मान की दुहाई दी जा रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी पर कुछ ऐसे ही सवाल कर रही है। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। हमारे पीएम साहब को जयशंकर जी को पूछना चाहिए कि बाहर जाके अब क्या कहोगे। जिस दिन संसद भवन के उद्घाटन हो रहे हैं और कुश्तीगीरों को पीटा जा रहे हैं, ये कौन सा डेमोक्रेसी है। उधर राहुल गांधी प्रदेश में बयान पर बयान दे रहे हैं, तो इधर देसी सियासत में 2024 को लेकर ताल ठोकी जा रही है। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है, तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए, वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। इलेक्शन कमीशन से उनके बातचीत हो रहे हैं जयशंकर जी की, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीतेगा। यही डेमोक्रेसी इन लोगों को मानते हैं। इस तरीके की डेमोक्रेसी मानते हैं कि लोग वोट दान करने के पहले ही वो चुनावी नतीजा बोलने में सक्षम हो जाते हैं। यही जयशंकर जी की राय में डेमोक्रेसी है। 2024 के लिए दावे ठोके जा रहे हैं, तो सवाल ये कि मोदी को मात कैसे मिलेगी। इस सवाल पर कांग्रेस की अपनी थ्योरी है, अपने दावे हैं।
कांग्रेस चाहते हैं देश में अगर बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ने के लिए इच्छुक है तो आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बुलाए थे तो नीतीश कुमार आए थे, अभी नीतीश कुमार बुला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल जी जाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? वहां तानाशाही कितनी है, और जो परिवारनिष्ठ पार्टियां हैं वहां कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? तो कृपया करके क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ, अपना आप अलायंस करिए, क्या होगा? जनता तो जवाब देने को बैठी है 24 में। कांग्रेस की नसीहतों के बीच विपक्षी एकजुटता की तैयारियां जोरों पर है। 23 जून को पटना में महा बैठक होने वाली है जिसमें सारे विपक्षी दिग्गज मौजूद रहेंगे। सारे विपक्षी दलों को जो है इंक्लूडिंग कांग्रेस, रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। अगर ये लोग आ गए तो देश बचेगा नहीं। आज क्या है, 2 लोग देश को बेच रहा है, 2 लोग देश को खरीद रहा है। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस बीच दावा बिहार में मोदी के विजय रथ को रोकने का भी हो रहा है। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। सियासत को विरासत के रूप में प्राप्त करने वाले उप मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी ने श्री आडवाणी जी का जो रथ रोका था तो क्या हुआ? भारत को राम मंदिर मिला। आपको पता नहीं है, आप किस रथ के बारे में बोल रहे हैं। ये भारत के विकास का अश्वमेध रथ है, इसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। जो अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी तैयारी, लेकिन बार बार एक सवाल परेशान करता है कि क्या विपक्ष में फेविकॉल वाला जोड़ लग पाएगा? आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आप ही से, कैसे 24 के नतीजे आप लोग अभी से जान गए? पूछ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जवाब दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन से बात हो गई है। पहली बात नहीं, अब देखिए यही इनकी मजेदार बात है। अब कर्नाटक जीते हैं तब, अभी हम लोग हार गए थे दिल्ली तब, अभी हिमाचल जीते, लोकतंत्र की विजय है। और गुजरात हार जाएंगे तो साहब ये तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। उत्तर प्रदेश हार जाएंगे तो वो भी, खैर वो अलग विषय है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ एक सीरियस बात, राहुल गांधी जी डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और बोलते हैं। ये बताइए आप में से कितनों को ध्यान है किसी भारत की यूनिवर्सिटी ने उनको कभी बुलाया हो? हमारा दौर छोड़ दीजिए, इनके दौर में बताइए पिछले 10 साल में कभी जेएनयू ने बुलाया, कभी डीयू ने बुलाया, किसी आईआईटी ने बुलाया, आईएससी ने बुलाया? तो स्टैनफोर्ड जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में ये कौन से लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं? और विशेषकर तब जबकि वो ना किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ना कोई उनकी थिंक टैंक या इंटेलेक्चुअल वाली इमेज है। और आज की डेट में, तब वो केवल एक सांसद थे, आज की डेट में वो सांसद भी नहीं है। और उसके बाद वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर भारत के बारे में अनाप शनाप प्रकार की चीजें बोली जाती हैं। मगर आप देखिए नियति का खेल कितना मजेदार है। इधर वो खड़े होकर अमेरिका में बोलते हैं, इधर अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट डिनर पे बुलाता है। और व्हाइट हाउस वालों ने जो बोला, इतनी झिड़की खाने के बाद थोड़ी तो समझ आनी चाहिए। परंतु इनकी स्थिति जानते क्या है? मोदी जी को बुलाया गया है स्टेट डिनर पे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यूपी बिहार के लोग अच्छी तरह समझेंगे, कहेंगे पी ना पाओ, खा ना पाओ तो ढरका जरूर दो। यानी खाने को ना मिले तो मेज गिरा दो कि ताकि दूसरा ना खाने पाए, वैसी स्थिति है। और गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि ये लोग, बताइए आज ब्रिटेन जिसने हम पे हुकूमत की, उसका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गर्व के साथ गौ माता की पूजा करता हुआ दिखता है। और यहां अगर सिंगोल रख दिया जाए तो इनको उसमें पुरातन पंथी हिंदुत्व जाने क्या क्या नजर आने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ी सीरियस बात है कि एक स्ट्रक्चर्ड एजेंडा है। चूंकि देश के अंदर से आपकी स्वीकार्यता नहीं तो बाहर से जाके, और लास्ट में एक बात कह दूं, सब मिलने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब तो वो हैं जिनकी की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी बिहार के उस पुल की थी, उसमें उतनी ही दरारें हैं जितनी उनकी थी। तो ये दोनों, ये सब जो है क्या होते हैं जानते क्या है? मुझे वो बचपन का एक गाना याद आता है, वो 70 के दशक में बड़ा फेमस था, उसको थोड़ा चेंज करके बोलता हूं। ये बेचारे बिना सहारे, देखो दौड़ दौड़ के हारे, और बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। आलोक शर्मा जी, कर्नाटक में क्या आपने चुनाव आयोग से बात कर ली थी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले बेचारे से शुरू कर देते हैं। ये तीनों बेचारे हैं, तीनों के साथ मिलकर सरकार चलाई है इन्होंने।
अब ये बेचारे हो गए, सपा के साथ भी, जेडीयू के साथ भी और एलजेपी के साथ भी। तो मुझे लगता है जब आदमी इंसान बोले तो इतना भावुक ना हो। नहीं, जेडीयू यहाँ बदल, सपा और आरजेडी है, मैं माफी चाहूंगा, आरजेडी के साथ नहीं बनाई, लेकिन दो लोगों के साथ बनाई। लेकिन जिन लोगों के साथ सरकारें बनाई, सपा के साथ, बसपा के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सभी के साथ सरकारें बनाई, वो कभी कोई बेचारा हो जाता है, कोई देशद्रोही हो जाता है। इतिहास के फैक्ट्स को नहीं बदला जा सकता है। फिर अभी बात आती है कि साहब वो विदेश की धरती पर, मोदी जी तो विदेश की धरती पर कहते थे 2014 से पहले जिसका इस देश में जन्म होता है उसको शर्म आती। नोटबंदी पे क्या क्या कहा, आज का वो विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जिस पार्टी के नेता जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्व गुरु हूं और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, विदेश की तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की धरती पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, 4 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका संवाद बहुत अच्छा है। दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि उनको क्यों वहां क्यों बुलाता, वहां क्यों, अरे भाई संवाद जो करेगा उसको बुलाएंगे। आदमी 10 चीजें बोलेगा तो आईटी सेल उसमें से 2 निकाल के तरोड़ मरोड़ के बताएगा ही। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि वो जाकर, चाहे अपनी भर्ती हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, और चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, और चाहे कोई विदेशों में जाकर बात करने की बात हो, ये देश और विदेश, शायद मेरे साथी भूल गए कि किस तरह से इन्हीं की सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली जी थे। उन्होंने तो स्वयं कहा था कि अब विदेश की धरती और हमारी धरती क्या होती है, क्या हमारा रोज राज्यसभा और लोकसभा का टीवी विदेशों में नहीं देखा जाता, क्या दूरदर्शन विदेशों में नहीं देखा जाता, उन्हीं का स्टेटमेंट है। लेकिन ठीक है, आज एजेंडा चल रहा है। मैं फिर कहूंगा, अब हमें सुनक साहब बताएंगे कि गौ माता की पूजा कैसी की जाती। उनका फोटो तो बीफ खाते भी आया था, सीखेंगे कुछ उनसे आप। मुझे लगता है कि तर्क पर जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं हम कौन किसके साथ है, जो कहा गया कि साहब बेचारे। मैं कहूंगा कि आज पूरी जनता को आप बेचारा समझ रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेचारा बना दिया। कारण क्या है कि आपने सब कुछ सेंट्रलाइज करके एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के हाथ में दे दिया है सब कुछ। आज लोकतंत्र रो रहा है, करहा रहा है। कैसे? सीबीआई का डायरेक्टर अपनी पेंशन नहीं ले पाता, 4-4 साल हो जाते हैं, उसका पता ही नहीं है केस का कहां पर है। आज इलेक्शन कमीशन के पास कर्नाटक के अंदर 85 कंप्लेंट की जाती हैं, एक पर एक्शन नहीं होता है। ना इलेक्शन कमीशन ये बताता है कंप्लेंट ठीक है, ना ये बताता है कि कंप्लेंट खराब है। क्या आपको ये नहीं पता कि कोरोना के में जब गंगा के किनारे लाशें बही थी तो क्या विदेशी मैगजीन्स ने नहीं छापा था? तब तो हमारा नाम हुआ था। 700 किसान जब यहां पर बॉर्डर पर मरे तब तो नाम हुआ था। गोली मारो वालों को जब मंत्री बनाया था मोदी जी ने, तो क्या आर्टिकल नहीं छपे थे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेड स्पीच पर एफआईआर कीजिए, तो क्या वो न्यूज विदेशों में नहीं जाती? वो बॉर्डर पे आप सील कर देते हैं क्या? चीन घुस गया है हमारी भूमि पर, वो मैगजीन सबसे पहले किसने पब्लिश की थी? वो सैटेलाइट इमेजेस किसने दी थी? इसी यूएस ने दी थी। तब तो बहुत मान सम्मान हुआ था। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना बीजेपी का काम हो गया। ठीक है, एक छोटा सा जवाब प्रसाद जी से तो हम पूछना चाहते हैं, 9 साल में विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया आपने, और आज आपने मोदी साहब की पोल खोल दी। मोदी साहब कह रहे थे ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और कल का जो आपका इंटरव्यू है सब कुछ बता रहा है कि हम किस तरह से विदेश नीति के फ्रंट पर फेल हुए। कर्नाटक पे क्यों भाग गए? मतलब जानबूझ के नहीं बोले? कर्नाटक में मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन में अब भी शिकायत करनी चाहिए कर्नाटक की, इनको 65 सीटें कैसे मिल गई? चाहिए क्यों? इनको 30 करना चाहिए। काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, निश्चिंत रहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इनकी मुट्ठी में, क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता है। आश्चर्य है कि वहां की ग्राउंड की रियलिटीज देखने के बाद कि 65 सीट इनको कैसे मिल गई। अच्छा, इनको 0 आती तब इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है। 0 आती है कितनी आती? आप सुन रहे हैं अपने आप को? मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। गुस्सा करना आपका लाजमी है, लेकिन एक सेकंड हल्का हो जाइए थोड़ा। आप तो बोल लिया आपने। दबंग फिल्म में था ना भैया जी, इतनी अच्छी जीत मिली है आज इनकी स्थिति जी। मैं फिर कहूंगा, इतनी अच्छी जीत मिली है। ग्राउंड की रियलिटी देखने के बाद 65 सीटें बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। सारी आपकी आती तो इलेक्शन कमीशन। मैं नहीं कह रहा सारी आती, किसकी आती? 65 सीटें बीजेपी के कहीं नहीं। जीत से भी खुश नहीं है हम, जीत से खुश हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कामकाज से खुश नहीं। अच्छा, नहीं खुश है ना? इतने लोग जो वहाँ काम करते हैं, तमाम बूथों पर जाते हैं, सब कुछ कराते हैं, कोऑर्डिनेट, वो काम ऐसे ही है। मैं ये नहीं कहता कि सब खराब, कोई एक व्यक्ति है, मैं नहीं कह रहा सब खराब है, बहुत खराब है। उसमें से हमने 50 कंप्लेंट की आज तक, ना तो उनका यस में उत्तर है ना नो में उत्तर। ठीक है, जवाब दीजिए। आपकी मुट्ठी में आपके लिए काम करता है इलेक्शन कमीशन, सीधा आरोप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सारी पार्टियां जो लोकतंत्र का चोला ओढ़कर राजतंत्र स्थापित किया हुआ है, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों में वो आके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, एक पार्टी बताइए
जिसने अपनी पार्टी को पूरी तरीके से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में न बदल दिया हो, और वो आके आज भाषण देने की बात करते हैं। और इन्होंने भी बात कही तो अमेरिकन एजेंसीज ने तो बताया था कि गलवान में 60 चीनी सैनिक मारे गए, और आपको तो समझ में नहीं आया था। और ये लोग इतने बुद्धिमान हैं, राहुल गांधी फैक्टर समझिए आप, कि हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर गोली चले हाथ की फाइट में। 20 लोग यदि उनकी मृत्यु हो जाए हाथ की फाइट में, और दूसरी तरफ से एक भी घायल ना हो, मतलब चाइना ने तो एक भी घायल को भी स्वीकार नहीं किया। अगर इस आंकड़े पे किसी को भरोसा है तो उसे वही माना। तभी हमने प्रश्न पूछा था, इस आंकड़े पे भरोसा करने वालों को विदेश में यूनिवर्सिटीज वाले कैसे बुलाते हैं जिनको भारत में नहीं बुलाया? मूल सवाल यह था, वो कौन लोग हैं जो बाहर बुलाते हैं, भारत में कभी नहीं बुलाया गया इनके जमाने में। मुझे लगता है विदेश की यूनिवर्सिटी झूठे लोगों को नहीं बुलाती, कि जो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं उनको नहीं बुलाया जाता। अब भारत की यूनिवर्सिटी वापस आता हूं मैं, मतलब क्या हुआ? 1975 से लेकर और मोदी जी के गलवान वैली वाली जो झड़प थी जिसमें 20 जवान शहीद हुए, उस बीच में एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। और हमारे सुधांशु भाई सांसद हैं, बता के जाएं कि वो चीन की भूमि थी जहां शहीद हुए थे, भारत की भूमि थी वो, या वो बफर जोन था, कौन सी जगह थी वो? आज तक आप सारे तथ्यों को छुपा रहे हैं। आप शहादत के ऊपर केवल वोट मांग सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग पर क्या स्टैंड है आपका, अनुराग जी? देखिए, मैं तो आजकल सुधांशु जी जब से आए हैं तब से सिर्फ पिक्चरों के गाने सुना रहे हैं, तो मैंने कहा एक गाना उनको सुना दूं जो उनको बड़ा सूट करेगा। पूरा गाइएगा? हाँ, पूरा एक बार गा चुके हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, इतनी देर से आप सुना रहे हैं। दो लाइन आपसे पूछा, दो लाइन सुधांशु जी सुनिएगा। कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी, कौन दिशा में बेरोजगारी का कहर, महंगाई से कमर टूटते रे, कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी। आप लोगों को गाना गाना पड़ रहा है लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए? नहीं, हम उनको बताएं, उस सबसे सुना रहे हैं ना, कितने गाने सुना चुके हैं? 4 गाने सुना चुके, तो मैंने कहा उनको सुना दूं। आप ये बताइए, आपने कहा राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब आपको पता है? पता है? बताओ। राजतंत्र का मतलब मेरे बाद मेरा बेटा ही होगा। अब आपके बीच में नहीं बोला, कहा करने लग गए। सुन लीजिए ना, अभी आपके बीच में बोला नहीं था। हाँ, सुनिए, राजतंत्र होता है। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन? नहीं, चीफ मिनिस्टर। सुनिए, अब आपके बीच में नहीं बोला, फिर क्यों चिल्ला? अभी मैं बोलूंगा तो फिर आप चीखने लगोगे ऐसे। मैं बोल रहा हूं, नहीं, बोलिए मेरी बात। अनुराग ठाकुर कौन है? उनके पिताजी क्या थे? परवेश वर्मा के पिताजी चीफ मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर। पूरा सिंधिया फैमिली ले आए आप अपनी पार्टी में। उससे नहीं बड़ा राजनाथ सिंह जी के बेटे आपके साथ हैं, कल्याण सिंह जी का, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली है। और तो और सुनिए, जब आपको सत्ता बनानी होती है तो पीडीपी के साथ जाकर कश्मीर में सत्ता बना लेते हैं, जिसको अलगाववादी पार्टी बोलते हैं। जब इनको सत्ता बनानी होती तब चौटाला फैमिली नहीं दिखाई पड़ती। जब सत्ता बनानी होती तो शिवसेना की ठाकरे फैमिली नहीं दिखाई देती। जब सत्ता बनानी होती तो अकाली दल की फैमिली नहीं दिखाई देती। आपको सत्ता से प्यार है सर, आपको परिवार और उससे किसी से लेना देना नहीं है। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, चाहे किसी से समझौता करना हो। ये लोग जो सुबह से लेकर शाम तक कश्मीर की बात करते हैं, जब पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी, 3 साल तक मलाई खाई थी, तब आपको याद नहीं आया था? आप वो लोग हो जो सिर्फ सत्ता चाहते हो, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, आपके सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं। ये कभी आपके बात, आपकी जो असली मुद्दे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैंने कई बार ये बात बोली सुधांशु जी से, आप जब भी पूछिए, सुधांशु जी जाएंगे 1970 में, 1980 में, 2014 में जो आपने वादा किया था कि हम 2014 के बाद आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस के सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई सस्ती हो जाएगी, और जो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था होगी वो एकदम अच्छी तरह से हो जाएगी। आज चरमरा गई है, उस पर आप एक बार भी नहीं बोलोगे, एक बार चर्चा नहीं करोगे। आज आतंक जो ये बात करते थे, नहीं सुनिए एक सेकंड, और ये जो बात करते हैं आज इनकी सरकार में, आज इनकी सरकार के अंदर में, थाने के अंदर में मारपीट होती है, थाने के अंदर में यहाँ गोलियां चल जाती हैं। आप न्यायालय में जाइए तो गोली मार के हत्या हो जाती है, जेल के अंदर हत्या हो जाती है, रोड पे हत्या हो जाती है। आदमी सुरक्षित कहां है बताइए? आप दूसरों पर आप उंगली उठाते हो, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ गोलियां चल रही हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी आप बोलोगे पुरानी बातें। ये सच है, अदालत में जज के सामने हत्या की गई, ये सच है भाई। यूपी में अभी दिल्ली रोहिणी कोर्ट में, दिल्ली में भी हुई थी। मतलब अंधेर गर्दी हर जगह है, इसलिए यहाँ वाली है तो वहाँ वाली गर्दी नहीं। देखिए, वो क्रिमिनल्स आते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट होती है, और गैंगवार होती है, सारे इंतजाम आते हैं, उसके बावजूद भी होती है। एक आध घटना हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे? अच्छा आप बताइए, आप खुद लॉयर हैं। मैं उसी का जवाब इसीलिए दे रहा हूँ। दिल्ली में हमने देखा है, दिल्ली में हम देखते हैं ये चीजें। दिल्ली से ज्यादा बेटर तो नहीं हो सकती लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी। उस कैपिटल में अगर हत्या हो सकती है तो यूपी में हुई तो उसमें क्या करोगे? और इसके अलावा देखिए, कानून अपना काम करेगा। इनकी शर्ट काली है तो मेरी भी काली है। दलील शर्ट का नहीं, कोई जवाब नहीं। आप आगे बढ़िए। सवाल कानून का है, सवाल कानून का है, और कानून का राज लागू हुआ है।
इस देश में पूरी तरीके से लागू है। अब आइए राहुल गांधी पे, क्या संवैधानिक संस्थाएं भंग हो गई हैं? क्या इलेक्शन नहीं हो रहे इस देश में? क्या कोर्ट बंद हो गए हैं? क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा है? किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? अभी ईवीएम पे बात हुई, ईवीएम पे बड़ा सही है। अब नहीं कांग्रेस वाले कहते कि ईवीएम गड़बड़ है, क्योंकि हिमाचल जीत गए और ये कर्नाटका जीत गए। अब ईवीएम का शोर नहीं मचाते। लेकिन आपको याद होगा कि लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कपिल सिब्बल इनके कांग्रेस के होते, तो उन्होंने वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश को बदनाम किया। क्या जवाब है इनके पास? आप किस तरीके से बाहर जाके ये कहेंगे कि देश में लोकतंत्र खतरे में? एक एग्जांपल दीजिए कौन सा खतरे में? 9 साल में सिर्फ 9 सवाल पूछ पाए हैं कांग्रेस वाले, और 9 साल के मैं 900 ऐसे काम बता दूंगा इनके जो सिर्फ गरीबों के उसके लिए किए। है इनके पास कोई जवाब कि 9 साल के राज में सिर्फ 9 सवाल? इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 91 नंबर इनको आपने दे दिए। चलिए ठीक है, अब एक बार मृत्युंजय जी से ले लो। आलोक जी प्लीज। मृत्युंजय जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू रथ रोकेंगे, और यहाँ अधीर रंजन चौधरी जी सिखा रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। अब ऐसे में पटना में आप लोग मतलब नीतीश बाबू को पीएम बनाएंगे क्या? सीधा पूछती हूँ। नहीं, पीएम तो जनता बनाती है, पीएम तो कोई बनेगा ही, लेकिन आदरणीय मोदी जी नहीं बनेंगे 24 में, ये तय है। देखिए बीजेपी, आपको भी नतीजा पता है, आपकी भी इलेक्शन कमीशन से बात हो गई। बीजेपी का मतलब है कि देखिए आज बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान 24 में नहीं दिखेगा कमल निशान। बीजेपी का मतलब है भागो जनता पकड़ेगी। अगर जनता पकड़ना शुरू कर दिया, सुधांशु जी के पास जवाब नहीं है। जब लंबी फहरिस्त है, हर बार तो झांसे में ला करके जनता का वोट ले लिया, लेकिन जनता जब सवाल करती है, जो जनता के मन में गूंज रहा सवाल, नोटबंदी जी झांसे में ले लिया जनता को, मतलब जनता के विवेक पर प्रश्न, जनता के विवेक पर नहीं। आपने जो जुमलेबाजी, आपके आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि वो जुमला था चुनावी का, उसी पर हमने कहा कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आप नोटबंदी कर रहे हैं, नोटबंदी करके इसके बाद जनता का क्या हाल कर रहे हैं? बीजेपी मालामाल हो जाती है और नोटबंदी से जनता बेहाल होती है। तो जनता तो इनके सवालों का जवाब पूछ रही है, और विपक्षी एकजुटता से व्याकुलता बीजेपी की बड़ी है। आज आपने देखा कि पटना में 23 जून को करीब 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक होगी अंजना जी, और जो हुंकार भरी जाएगी, शंखनाद किया जाएगा 24 का, वो ऐतिहासिक होगा। केजरीवाल जी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, केजरीवाल जी जो आ रहे हैं। आप सोचे नहीं होंगे वो भी आएंगे। केजरीवाल जी भी आएंगे, ममता दीदी भी आएंगी, राहुल गांधी जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सारे लोग आएंगे, और वो दिन ऐतिहासिक होगा, और उसी दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये बीजेपी को भी पता है। नया आपका फुल फॉर्म निकाल रहे हैं बीजेपी का। देखिए, पहले तो मैं उनकी एक बात का जवाब दे दूं। अदालतों में यदि कोई अपराध हुआ है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ने कभी नहीं किया। अदालतों में धमाके हुए और उन आतंकवाद के आरोपियों से उन्होंने केस विड्रॉ किए थे। जब लखनऊ, उस समय फैजाबाद नाम था, वाराणसी 2007 में धमाके हुए, इन्होंने केस विड्रॉ किया, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब हुआ। दूसरा, शायद आज की युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सपा बसपा का बंद था 13 सितंबर 1994। सुनिए, घुस गई थी भीड़, आर्मी बुलानी पड़ी, हाई कोर्ट को आर्मी को कॉल करना पड़ा इनकी सरकार के समय में। ये तो एक फैक्ट था। दूसरा, अभी जो ये बोल रहे थे 2014 जब इन्होंने पटना की बात कही, प्लीज बैठ जाइए, साथ मत आइए प्लीज। देखिए, 23 जून को ये लोग मिलने वाले हैं। इस डेट की कितनी निकटता है उस 25 जून से, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी के खिलाफ यही लालू प्रसाद यादव जी, यही नीतीश कुमार जी युवा नेता के रूप में कांग्रेस को हटाने का संकल्प लेकर लड़ रहे थे, और कह रहे थे जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग लगाई है, और आज उसी कांग्रेस के आगे झंडे के नीचे आप खड़े हो गए। अरे हम तब भी खड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ अड़कर खड़े थे, आज कांग्रेस को उखाड़ कर खड़े हैं। एक सेकंड, आज उनके आगे दंडवत खड़े हुए। एक सेकंड, ये बताइए, ये राष्ट्र के मुद्दों पे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी आपसी कोई बात हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं है। राष्ट्र का मामला है, ये देश की बात है। हम राष्ट्र के लिए एक साथ खड़े हैं, राष्ट्र के लिए हम अपने विचारों से समझौता करना हो, कुछ भी करना हो, देश से बड़ा कुछ नहीं है। सुन लीजिए आप, और युवाओं से बड़ा कुछ नहीं है।
ये उस मुद्दों पे सब एक साथ हैं। आपकी तरह सत्ता के मुद्दों पे नहीं है कि जिस तरह से पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं और महिलाओं को घसीटा जा रहा है, पहला जो वहां पे देश का गौरव बढ़ाने वाली कांग्रेस को नहीं बोलने दे रहे, कैसे एक साथ होंगे? इमरजेंसी आपको बोलने नहीं दे रहे, वो खराब हालात है। टेबल ठोक ठोक के बोलिए आलोक जी जल्दी। अच्छा, इमरजेंसी तो भी सारे खराब, मुझे लगता है पूरा विपक्ष जेल में है। सुनिए, एक बात बता दूं, सुनिए, इमरजेंसी में क्या था? विपक्ष संसद में नहीं था, अलग बात है, जेल में थे। सारे नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। आपको पुलिस उठाकर जेल में डालेगी, आप नहीं जा सकते थे। और अगर आप इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो उस जमाने में रूल डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, और एक रूल था मीसा, मीसा नाम सिक्योरिटी एक्ट, उसमें लालू जी अंदर हुए थे और उस रूल की खासियत आलोक जी बोलिए। आप जमानत के लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकते। देखिए, मुझे लगता है कि इमरजेंसी बहुत बार कहा जाता है। हमने तो कहा उसमें कुछ प्रावधान गलत भी हुए और हमने माफी भी मांगी, लेकिन 1980 में इसी देश की जनता ने 78 में इमरजेंसी हटी और 1980 में इसी देश की जनता ने पुनः 77 में हटी थी, 77 था, 77 और 78 के बीच में था। 80 में पुनः इंदिरा गांधी जी को स्थापित किया तो देश की जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। और मोदी जी को स्थापित किया तो दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा, ईवीएम के से रिलेटेड 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं न्यायालयों में और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड 1000 से ज्यादा केस चल रहे हैं। ईवीएम से रिलेटेड पिछले महीने एक PIL फाइल हुई है जिसमें लगभग 7000 पेज दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में हुई है। क्या वो सब गलत है? इलेक्शन कमीशन भगवान है? काउंटर क्वेश्चन है, क्या ये सारे केसेस सिर्फ 14 के बाद से है? मैं नहीं कह रहा। तो फिर ये तो तब भी होते थे, जब से बूथ कैप्चरिंग से लेकर ईवीएम हमेशा प्रश्न खड़े हुए। हम फिर कहेंगे दोबारा, ये केसेस बढ़े हैं। पहली चीज, आप कह रहे हैं ईवीएम को हैक करके दिखाया, ये किया, गुजरात में, वो लंदन में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ तो देश में भी की है लोगों ने। इनके एक व्यक्ति ने जो ईवीएम, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं केवल इन्हीं के सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाने वाले कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। क्या वो बीजेपी में नहीं है? एक और व्यक्ति थे जो राज्यसभा में सांसद हैं, वो ईवीएम लाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कम से कम जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो सोचिए कि आपका इतिहास क्या रहा है। प्लीज रिकॉर्ड कर लें जनता के लिए। नहीं, जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मैं वही जवाब दे रहा हूं। जब विपक्ष में थे तो आप प्रश्न खड़े करते थे ईवीएम पे। हम ये कह रहे हैं रिकॉर्ड करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे 3 बार फैसला दे चुका है पूरी तरीके से जांच करके, और देश के 13 हाई कोर्ट पूरा स्टैंप लगा चुके हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को बुलाया था और ईवीएम की मशीन रखी, डेमोन्स्ट्रेशन और फ्री दिया कि जो इसमें निकालता टच नहीं करने दिया, सॉफ्टवेयर को टच नहीं करने दिया। सुधांशु जी, अगर आडवाणी जी और जीवीएल सवाल उठाते थे उस ईवीएम पर, तो आज वो उठा रहे हैं। किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी जो डेवलप करती है, प्रश्न उठते हैं, और जब वो टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाती है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, लोगों को नहीं ध्यान रहता, इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसे चुनावी धांधली का दोषी सिद्ध कर दिया गया हाई कोर्ट के जजमेंट में। वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी। उनके रायबरेली के चुनाव को निरस्त कर दिया था सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया था। तब इमरजेंसी लगाई गई थी इस देश में। इसलिए अब ये तथ्य भी बताइए, एक सेकंड, ये भी गलत है क्या? नहीं, इंदिरा गांधी पे बोल रहे हैं, उनको जवाब दें, बीच में नहीं। एक सेकंड, ये जबकि बात कर रहे हैं अंजना जी, उसमें तो बच्चे पैदा भी नहीं होंगे। ये 1977 की बात, 70 की बात करेंगे, बच्चे जब से पैदा हुए उनकी बात कर लो ना। 2014 की बात की, 77 में सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए। इससे ज्यादा बचपने की हद नहीं हो सकती। आइटम बम की बात करो तो कहो हम भी पैदा नहीं हुए थे, तो क्या बात कर रहे हैं? यूरी जगरी स्टेज पे गए थे, हम भी पैदा नहीं हुए थे, तो उसकी बात करें। इंदिरा गांधी पर जिसे उन्होंने बोला, एक छोटा सा जवाब। बुद्धि पे सफाई प्रभाव दिख जाता है कि मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं। मध्य प्रदेश में इनके गृह मंत्री, उनको कौन कौन से न्यायालय ने निरस्त किया था, उनकी जीत को जरा याद कर लीजिए। गुजरात के पिछली मंत्रिमंडल में भूपेंद्र चुड़ासमा थे, वो 5 साल मंत्री रहे। हाई कोर्ट ने उनको अयोग कर दिया कि हारे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर बैठ गए। 50 एग्जाम्पल हैं भाजपा के, और वो सारे के सारे एग्जाम्पल 2014 के बाद के। हम इसलिए कह रहे हैं कि न्यायपालिका प्रभावित है। हम पूछना चाहते हैं कि जो लॉ मिनिस्टर है उनको किस बिना पर हटाया गया, क्या कारण था कि रातों रात हटाया गया? लॉ मिनिस्टर कहते हैं, 1 मिनट, हमारे जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो गैंग है, देशद्रोह के गैंग है। 2-3 बदल गए, ये कह रहे हैं देशद्रोह के गैंग है। वो किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से वाले लॉ मिनिस्टर? किरण रिजिजू ने क्या कहा था? अच्छा, लॉ मिनिस्टर थे ना वो उस समय पर। लॉ मिनिस्टर रहते हुए आप अपने देश के रिटायर्ड जजेस को देशद्रोही कहते हैं, और आप सवाल हमसे पूछते हैं।
अरे देश के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या किया था? बोलिए। अरे इसमें जवाब उनका तो पार्लियामेंट में लिखा हुआ पढ़िए ना, पार्लियामेंट की स्पीच पर जवाब मेरा क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी ने जैसे बीजेपी की पॉलिसीज और हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है बाहर जाके और चाइना को प्रेस किया एज एस्पायरिंग सुपर पावर कह के, तो हमें उस कंट्री से सीखना चाहिए जिसमें वन पार्टी सिस्टम और कम्युनिस्ट फॉलो होता है। हमें क्या कांग्रेस एक ही पार्टी सिस्टम वो सही रहेगा हमारे लिए? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है बेटा भारतीय लोकतंत्र में वन पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता है, उसको कोई नहीं कर सकता। चाइना से हम अपना लोकतंत्र को कंपेयर करें या उनसे सीखें, बैठ जाइए, वो चीज ठीक नहीं। लोकतंत्र में हम हमारे दोनों के धरातल अलग अलग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से इस सरकार चल रही है ये सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में हमारे धरातल मतलब चाइना में लोकतंत्र है, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं धरातल अलग है भाई। धरातल मतलब कुछ है वहाँ, लोकतंत्र धरातल अलग है, इसका क्या मतलब है? मतलब चाइना में लोकतंत्र का तिवारी जी मोबाइल छोड़िए, आपसे सवाल। लोकतंत्र नहीं है तो काहे को सीखने गए थे वहाँ पर आपके एमएलए? श्योर होके कहा कि आने वाले चुनाव में कमल नहीं खिलेगा। अगर आने वाले चुनाव में कमल खिल जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे फिर? अगर कमल आने वाले चुनाव में खिलेगा नहीं, हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। चलिए इस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए, अगला सवाल। सर मेरा सवाल ये है, अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस की बीजेपी सरकार से सबसे बड़ी क्या शिकायतें हैं, और अगर कांग्रेस जीतती है तो वो शिकायतों को कैसे पूरी करेगी? देखिए, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुद गए हैं, सबसे पहले उनको भरना होगा, और उसमें सबसे पहला मोदी जी की लाइन चुरा ली आपने। सुनानी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो नेपाल हमारा परम मित्र देश था, इतनी घटिया विदेश नीति रही कि वो दूर हो गया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज आती है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया। तीसरी सबसे बड़ी चीज सामाजिक तंत्र, हमारा सामाजिक व्यवस्था, उसको पूरी तरह से जाति और धर्म में बांट दिया। समय लगेगा 2024 के बाद, लेकिन वापस वही भारत, वही लोकतांत्रिक भारत, वही प्रगतिशील भारत, वही नफरत से रहित भारत और वही मोहब्बत की दुकान खोलेगी। नेपाल पे एक लाइन बोल दूं, एक लाइन, केवल अंतर है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दबल प्रचंड यहाँ आए और उन्होंने उज्जैन में जाके पूजा की। ये वही थे जब आपके जमाने में 2008 में इन्होंने वहां से काठमांडू से पशुपतिनाथ जी के यहाँ से पुजारी हटा दिए थे, चूंकि वो भारत के कर्नाटक से जाते थे। ये अंतर आया है। अच्छा, देखिए उस समय पर चुनी हुई सरकार नहीं थी वहां पर। सुधांशु जी से सवाल। हाँ, सुधांशु जी से मेरा सवाल ये है कि 2019 के संकल्प पत्र में 370 जैसे बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे, उस पे आपको वोट मिल गए। अब 24 में मैनिफेस्टो में हमें क्या नया कंट्रोवर्शियल दिखेगा जिस पे आप वोट मांगेंगे? वैसे तो मैं कह रहा हूँ यदि कोई 370 को कंट्रोवर्शियल कहे तो नेहरू जी के जमाने से लेके इंदिरा जी के जमाने तक से लेके सारी कांग्रेस की सरकारों ने भी जो कहा था इट इज टेम्परेरी, ट्रांजिएंट एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो सारी बातें प्रश्न के घेरे में आ जाती है। और दूसरा इन्होंने 370 छोड़िए ना, इस बार का पूछ रहे कि क्या नया पेश करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो 2014 में जब राजनाथ जी अध्यक्ष थे और 2019 में जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे, हमने तय किया था कि चुनाव से 4 महीने पहले सब तरफ से हमने सुझाव मांगे थे, ईमेल के जरिए भी मांगे थे और जगह जगह जिलों में हमने सुझाव बॉक्स में, कोई अपना नाम नहीं बताना चाहता है तो वो वहां पे आके रख सकता है। और लाखों सुझावों के आने के बाद वह कमेटी, यदि आप लोगों को भी याद हो, अशोका होटल में मीटिंग भी हुई थी जब आप सबको बताया गया था इतने इतने सुझाव आए हैं और इसको क्रिस्टलाइज करने के बाद हमने ये क्या हुआ होगा क्या, मतलब कुछ नया अभी तक आइडिया नहीं है। बता रहा हूँ, जो जनता चाहती है हम वही अपने एजेंडा में रखते हैं। अगला सवाल। क्या हुआ कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो सरकार के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो क्या राहुल गांधी को ये लगता है कि बाहर का समर्थन भारत में काम आएगा? ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो उन्होंने नारे तो बड़े से बड़े लगाए। उनमें से एक नारा ये भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो आज साक्षी और श्रद्धा हमारे बीच होती। तो सर, क्या 2024 में अगर बीजेपी आती है तो महिला सुरक्षित रहेगी या फिर इसी तरीके से उनके साथ होता रहेगा? 2 बात कह देता हूं। एक तो फैक्ट, हमारी सरकार आने के बाद लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि नवजात शिशुओं में लड़कियों का परसेंटेज बढ़ा है अभी लेटेस्ट में। और मैं ये भी बात कहूं, आपने साक्षी और श्रद्धा की बात कही,
उसमें तो एक बहुत बड़ा एंगल है जिसपे हम कुछ भी करने की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत ज्यादा उसके ऊपर पेट में दर्द होने लगता है। हम हर प्रकार से उन चीजों के बारे में प्रतिबद्ध हैं कि बच्चियों की सुरक्षा कैसे हो, और सिर्फ साक्षी श्रद्धा नहीं, केरल की बच्चियों से लेके कश्मीर की बच्चियों तक हम सबको सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मगर ये एक सेकंड, ये हुनर वैसे आप ही में सर, कि साक्षी पर भी आप ताली बजवा सकते हैं। हम एक बात कहें, क्यों साक्षी हम के तो साथ बड़ाई जो कर रहे हैं हुआ, सर आपकी। अगर इनसे पूछिए साक्षी के साथ जिसने किया उसका क्या नाम था? आप बताइए ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? आप बताओ ना, जनता सुनना चाहती है। कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, नाम है क्या? बोला था आपने उससे कहा, अच्छा आपने उससे कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं बोलेंगे, शुरू हो गया के बारे में नहीं बोलेंगे, हथरस की बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, उन्नाव की बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, साक्षी के बारे में नहीं बोलेंगे, जो सवाल पूछ रही जवाब नहीं देंगे। कमाल की बात करते हैं। अब एक सवाल पूछ लेता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, इनके सांसद केटी हसन ने कहा, 2 मिनट लीजिए, बताइए। सुनिए ना, आपके सांसद केटी हसन ने कहा था कि अगर लड़कियों की शादी की जो बराबर कर दी गई लड़के लड़कियों की, ये मत करो, अन्यथा क्या होगा कि तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे। केटी हसन आपके सांसद ने कहा, बोलिए ऐसे जबरदस्ती महिलाओं के ऊपर में जवाब नहीं देते हो। कमाल है भाई। दिल्ली देश की राजधानी है। 2014 के एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए और आज के डबल रेप की घटनाएं हो गई। आप पूछ रहे हैं किसका नाम क्या था, किसके नाम के आगे अब्दुल लगा था। मैं आपसे पूछता हूं, निर्भया के जो दरिंदे थे वो कौन थे? वो हिंदू थे, मुसलमान थे? और निर्भया क्या थी? आप लोगों की मानसिकता ये है कि जब भी महिला सुरक्षा की बात आती है, दिल्ली पुलिस को बचाने के लिए, तमाम सुरक्षा को बचाने के लिए आप उसको हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, और इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। नाम पूछते चुटकी बजा के। निर्भया के दरिंदे जो थे वो सारे हिंदू थे। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं और वो नहीं बोल पाए साक्षी के दरिंदे कौन थे? मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा, साक्षी के दरिंदे नहीं बोलूंगा। आप दरिंदों को हिंदू और मुसलमान में बांटते रहिए और ये केस बढ़ते रहेंगे। अच्छा, केरल के दरिंदे कौन थे? जब तक आप कश्मीर के दरिंदे कौन थे जिन्होंने पोस्टर चिपका दिए थे? ये क्या करते हो? दरिंदा दरिंदा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दरिंदा की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आप इस तरह की राजनीति मत कीजिए देश के अंदर में। इस राजनीति से लोग, ऐसी राजनीति से लोगों को उत्साह मिलता है। शायद ये वो पार्टी है जिसके नेता मुलायम सिंह ने कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? 40 मर जाते तो कम नहीं था। क्या पूछ रहे हैं आप? हमारे बारे में बात कीजिए। हिंदू मरवा दिया शब्द प्रयोग किया था, हिंदू मुस्लिम करे, बच्ची ने सवाल पूछा, आप हिंदू मुस्लिम पे ले गए। गलत मुस्लिम कह रहा है, गलत बात है। आप नहीं, गलत बात है। आप हिंदू हैसियत हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। हाथ जोड़ता हूं आपसे, दरिंदों को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, मत बांटिए, मत बांटिए। जल्दी आखिरी के 2-3 सवाल प्लीज सर। नहीं, एक तरफ ये वो है लड़कों से गलती हो जाया करती है और आज आके नौटंकी कर रही है। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने राहुल गांधी की देश की पॉलिटिक्स को देश के बाहर जाके डिस्कस करने पे कहा, तो कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया कि ये जो प्रैक्टिस है, जिन्होंने उन्हें मिनिस्ट्री प्रोवाइड की है उन्होंने ही स्टार्ट की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कांग्रेस मोदी जी की इतनी बड़ी फैन है कि बिना सोचे समझे सब वही करते जो मोदी जी करते आ रहे हैं? आप सब नेशनल इंटरनेशनल टीवी पे जा करके मोहब्बत और नफरत की कविताएं गाते हैं, एक दूसरे के करप्शन गिनते हैं और बाकी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं जो प्रोडक्टिव कभी नहीं होता। ये बात आप किस जमाने में समझेंगे कि एज अ डेमोक्रेसी हमने आपको कुछ देखने के लिए चूज किया है। इंस्टा फीड पे कविता सुनाना बहुत आसान बात होती है और प्रॉमिस और प्लानिंग आप लोग हर बार अच्छे से करके सुनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कितने सालों के बाद समझ में आएगा कि लड़की हमेशा सेफ फील कर सके? बहुत सही। मैं एक छोटा सा उत्तर दे दूं। पहला सवाल मुझसे था, पहला मुझसे सवाल था। ये सभी यंग बच्चे बैठे हैं। मैं समझता हूं देश का कोई भी प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता था, क्या अनुबंध हुआ, क्या प्रोटोकॉल के अनुसार हमने क्या संधियां की, उसके ऊपर सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते थे और वहां पर हर तरह के सवाल पूछे जाते थे। आज राहुल गांधी जी ना तो सांसद हैं, ना ही प्रधानमंत्री हैं, ना ही मंत्री हैं, उसके बावजूद उनके तमाम जो बात हैं वो सच हैं और यही कारण है कि उसकी वजह से बीजेपी तिल मिलाती है। तमाम जो जितने ट्रोल मंत्री हैं इनके सब खड़े हो जाते हैं एकदम, उनको जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे। अरे भाई, आप सत्ता मिले 9 साल हो गए, आपको उत्तर देना है। मोदी जी ने विदेश में जाकर छोड़िए, देश में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? इसका उत्तर दीजिए। आप पत्रकारों से भागते क्यों हैं? इसका उत्तर दीजिए मोदी साहब। आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब उठाते? क्योंकि आपसे अगर विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहां लोग पत्रकार पूछेंगे चीन घुसा हुआ है, आपने क्लीन चिट कैसे दे दी? यहां पत्रकार आपसे सवाल पूछेंगे कि सतपाल मलिक जो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते?
इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। ठीक है, और माननीय राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो भी हमारी गलत नीतियां हैं उनके ऊपर देश में भी और विदेश में भी चर्चा करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही तो वो कौन पत्रकार थी जिसने पूछा वही वाक्य जो राहुल गांधी ने बोला था व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो पाकिस्तान की पत्रकार थी ना, इसीलिए ऐसे ही पत्रकार वहां पर आते हैं। इसमें कोई गलत फैक्ट है क्या? इसमें कोई गलत फैक्ट है कि और वो महिला उसमें नहीं, भारत विरोधी एजेंडे में पूरा शामिल। ये सब इनवाइटेड लोग थे राहुल गांधी। तभी तो मैंने पूछा है कि कौन लोग हैं जो बुलवाते हैं। भारत की किसी यूनिवर्सिटी में आपकी सरकार के जमाने में भी नहीं बुलाए गए ज्ञान देने के लिए। मोदी जी को पाकिस्तान में किसने बुलाया? बार सांसद भी नहीं है। नहीं, मोदी जी खुद पाकिस्तान पहुंच गए। पत्रकार सवाल पूछने तो आपत्ति। मोदी जी को किसने बुलाया था बताइए? इन्विटेशन किस प्रधानमंत्री को दिया था बताइए, उत्तर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब पाकिस्तान की पत्रकार सवाल पूछने तो इन्विटेशन में जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका बिना बुलाए पहुंच जाए तो उनको क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? अमेरिका के दोनों सदनों में भाषण देने के लिए बताइए ना, अमेरिका में स्टेट डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे चिट्ठी दिखाइए, वो चिट्ठी प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को, ट्विटर पे भी है, भारतीय प्रधानमंत्री को ऑफिशियली बुलाया गया, ट्वीट किया, 2 दिन पहले तक संसद चल रही थी, संसद को गुमराह किया, अफगानिस्तान से फ्लाइट पकड़ी, वहां जाके उतर गए। 9 साल लेकिन पाकिस्तान की पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकती। क्या हो गया? कितनी दिल में शिद्दत है। अब अंत में पहुंच गए, पाकिस्तान के सिर्फ अंत में पहुंच गए। एक शब्द पत्रकार है वो, पाकिस्तान का हिंदुस्तान का इतना छोटा दिल है क्या? एक वर्ड किस चीज पे जीतेंगे? एक एक शब्द बोलना है सिर्फ सबको। क्या एजेंडा होगा? एक शब्द बताइए जिसपे जीतेंगे आप 24। जितने भी इस सरकार की विफलताएं हैं उसको जनता तक लेकर जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी पे 9 साल देश का जिसने किया बुरा हाल। काम बोलता है, काम बोलेगा, काम दिखाया जाएगा, काम के डाटा। सुधांशु जी एक वर्ड सिर्फ। स्वप्न देखा था कभी वो आज धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।